ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करने वाला हूं जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे गड़बड़ सड़बड़ टैक्स भी कहा जाता था, गब्बर सिंह टैक्स भी कहा जाता था। लेकिन जीएसटी को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है आपके लिए, मेरे लिए, देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। अब जीएसटी का सरलीकरण ही नहीं किया गया, बल्कि दरें घटा दी गई हैं। पहले कहां 5-5 स्लैब थे, अब 2 स्लैब रह जाएंगे, 18% और 5%। तो आम आदमी की तो बल्ले बल्ले, पहली निगाह में तो ये बल्ले बल्ले है। भाई कम टैक्स देना पड़ेगा तो जेब में ज्यादा पैसे होंगे, ज्यादा पैसे होंगे तो कुछ खर्च कर पाएंगे, खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था के लिए भी एक खुशखबरी है। क्या आम आदमी अगर खर्च करेगा तो जो अर्थव्यवस्था का इंजन होता है उसमें ईंधन डलेगा, खर्ची तो वह ईंधन है, तो इंजन और तेजी से दौड़ेगा क्या? यही सरकार हमें अब बताती नहीं थक रही है कि देखिए हमने क्या क्रांतिकारी, पाथ ब्रेकिंग, मास्टर स्ट्रोक, ये शब्द है मीडिया के एक गढ़े हुए, इजाद किए हुए। सरकार का कोई भी फैसला मास्टर स्ट्रोक, इसमें कतई कोई दो राय नहीं कि यह आम आदमी के लिए खुशखबरी है। जो टैक्स का भार, बोझ आम आदमी पर लगातार बढ़ता जा रहा था, और 64% जो जीएसटी की कलेक्शन, 117 लाख करोड़ पिछले 8 साल 2 महीनों में, 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ था। 117 लाख करोड़ रुपए राजस्व कमाया केंद्र सरकार ने, और इसमें 64% योगदान आबादी का, 50% निचला तबका। अमीरों ने, टॉप 10% ने सिर्फ 3% योगदान दिया इस जीएसटी के राजस्व में। तो अब यह घट तो गया है, लेकिन दरअसल जो सरकार इसे क्रांतिकारी कदम बताते नहीं थक रही है। भाई दर्द तो आपने दिया, मर्ज तो आपने दिया। ये जीएसटी कोई जवाहरलाल नेहरू तो नहीं आए थे लगाने के लिए, आपने लगाया था, और इतने साल लग गए इसके सरलीकरण में, और अभी भी 2-2 स्लैब हैं, एक ही स्लैब क्यों नहीं बन पा रहा है? और अर्थव्यवस्था के लिए इसके मायने क्या होंगे? क्योंकि सरसंघ चालक के साथ बैठक में, संघ अर्थ समूह की एक बैठक में, मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि सिर्फ अर्थव्यवस्था 4थी सबसे बड़ी हो गई या 5वीं सबसे बड़ी हो गई, उससे काम नहीं चलता। आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय कितनी बड़ी, अमीरी और गरीबी में वो जो फासला है, जो वो खाई है, वो कितनी पटी, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपका सुझाव और आपके सवाल सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बड़ी खबर आई है आम आदमी के लिए, आपके मेरे लिए राहत की खबर है। पहली नजर में जीएसटी की दरें घटा दी गई हैं और कम कर दी गई हैं। वो 5-5 स्लैब अब पुरानी बात हो गई, बीते जमाने की बात। 18%, 5%, उसकी तफसील मैं आपको दूंगा। लेकिन ये लागू कब से होंगे? 22 सितंबर, नवरात्र का पहला दिन। तो यहां पर सोच समझकर पोजीशनिंग की जा रही है, और सरकार इसे क्रांतिकारी कदम बता रही है, मीडिया मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं, और धनतेरस की भी याद दिला रहे हैं, सुनिए। नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। यानी नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी, क्योंकि दर्जनों चीजों पर टैक्स अब बहुत ही कम हो गया है। तो इसमें तो दो राय नहीं है, टैक्स तो कम होने वाला है। अब सबसे ज्यादा टैक्स का स्लैब जो है वो 18%। मैं लग्जरी, सुपर लग्जरी कार्स और सिगरेट, बीड़ी, गुटखा जो लोग ये पीते हैं या खाते हैं, उन पर तो 40% लगेगा, और लगा रहना चाहिए, और बढ़ जाए तो भी मुझे दिक्कत नहीं।
आम आदमी 18% सबसे ज्यादा या फिर 5%। और वो लगातार जो पूरी तफसील है वो मैं आपको दिखाता रहूंगा। अब आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं होटलों में, रेस्टोरेंट में, पहले 18% भी 28% वो लगते थे टैक्स जीएसटी का, वो 5% पर आ गया है। बाहर खाना खाना आसान हो गया है, सस्ता हो गया है। दूध, घी, पनीर ये सस्ते हो जाएंगे। किसान भाइयों के लिए बड़ी राहत है। ट्रैक्टर के टायर 18% जीएसटी लगा करती थी, 5% आ गई है। जो 18 का स्लैब था, 12 का स्लैब था, सभी 5% पर आ गए हैं। पर अब जो दिखता है वही होता है क्या, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। रिफॉर्म्स का जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने कि ये रिफॉर्म्स हैं। भाई रिफॉर्म तो 1 जुलाई 2017 को किया था कि हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड एंड सिंपल टैक्स लेकर आ रहे हैं, पर 5-5 स्लैब बना दी। वो किसी के समझ में ही नहीं आया कहां क्या करें। दुनिया भर के गड़बड़ झाले हुए, गड़बड़ शड़बड़ टैक्स कहा जाने लगा। आम आदमी पर इतना बोझ बढ़ गया, वो 2-2 लाख करोड़ का राजस्व कमाया जा रहा था और उसमें 64% गरीब दे रहा था, 64%। और बाकी गरीब का मतलब 50% आबादी, निचला तबका 50%, और ऊपर के 50% में 40% जो तथाकथित मिडिल क्लास है वो दे रही थी कितना, 33%। 64 और 33 कितना हो जाता है, 97%। और जो अमीर थे, साधन संपन्न, वो दे रहे थे सिर्फ 3% टैक्स, मात्र 3% योगदान। ये 2-2 लाख करोड़ जो कमाए जा रहे थे, 117 लाख करोड़ रुपए कमाए गए। तो ये इतनी कमाई के बाद आपको याद आई आम आदमी की, और अब कहा जा रहा है धनतेरस पर बल्ले बल्ले हो जाएगी। और बल्ले बल्ले होगी भी या नहीं होगी? भाई जब त्योहार आते थे, फेस्टिव सीजन, दुनिया भर के डिस्काउंट देते थे, कहीं आप चले जाइए 10%, 20%, 30%, क्योंकि उन्हें अपना माल बेचना होता था। अब ये टैक्स जी, टैक्स घट गया, गाड़ियां सस्ती होंगी 1200 सीसी तक, 1500 सीसी जो डीजल वाली हैं, और लग्जरी गाड़ियों पर 40% टैक्स तो लग गया, लेकिन 22% सेस हट गया है। पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वो इंडस्ट्री से, उद्योग से कह रहे हैं भैया 1-1 रुपए की जो छूट मिली है जीएसटी में वो आम आदमी तक जाना चाहिए। यानी कि पहले ही एक आशंका बन गई है क्या कि आम आदमी तक ये जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। और ये 8 साल बाद ही याद क्यों आई? भाई अर्थव्यवस्था 7.8% की विकास दर दिखा रही है, ये कमाल है अपने आप में। पहली तिमाही का आकलन आ गया है। महंगाई 2-3% पर आकर टिक गई है। तो इसीलिए सरकार ये कदम उठाने, ये जोखिम लेने के लिए तैयार हो गई क्या? या दरअसल कहानी कुछ और है? आम आदमी की बचत, एंड वी आर ए नेशन ऑफ सेवर्स होल्डर्स, हमारी मानसिकता ही ऐसी, हम बचा कर रखते हैं कुछ फॉर द रेनी डे, बुरे वक्त के लिए। पर जो भारत में बचत हुआ करती थी 32% घरेलू बचत, 2013-14 में 32.1%, अब वो घटकर 18.1% हो गई है। यानी कि अपनी बचत, अपनी जमा जोखू को ही हम खर्च करने पर मजबूर हो रहे हैं। इतना दबाव बन गया, जेब में पैसे ही नहीं थे पर घर भी चलाना है। तो बचत घट रही है, कर्ज बढ़ रहा है। क्या प्रति व्यक्ति जो कर्ज है, ये आरबीआई का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, 3,90,000 रुपए था मार्च 2023, अभी 2 साल पहले की बात बता रहा हूं। और मार्च 2025, 2 साल में ये 3,90,000 से बढ़कर 4,80,000 रुपए हो गया है। आदमी कर्ज के नीचे दबता जा रहा है क्या? और ये सवाल संघ भी उठा रहा है, विमर्श हो रहा है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं। अभी सरसंघ चालक मोहन भागवत कुछ दिनों के लिए दिल्ली में थे। यहीं पर संघ की एक अर्थ समूह की बैठक हुई
और इसमें मार्गदर्शक मंडल में भेजे गए मुरली मनोहर जोशी, कभी अध्यक्ष भी रहे, कद्दावर मंत्री थे, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। उन्होंने क्या कहा कि भाई भारत के सबसे धनी 10% आबादी, वो 10% का मैं लगातार जिक्र कर रहा था, जो 3% जीएसटी दे रही थी, उनके पास देश की घरेलू संपत्ति का 65% हिस्सा है। 10% लोग, 65% देश उनके हाथ में है। तो मुरली मनोहर जोशी का यह कहना था कि देखिए हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, अब 4थी बनने जा रहे हैं, ऑफिशियली नहीं बने हैं, बन जाएंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आम आदमी कितना धनी हो रहा है, कितना साधन संपन्न हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। वो तो 142वें नंबर पर है दुनिया में। उन्होंने उदाहरण दिया कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 2,41,000 रुपए है, जापान में यह 28,49,000 है। पैमाना साधन संपन्न होने का, विकसित होने का, अर्थव्यवस्था अच्छी कर रही है या नहीं, यह होना चाहिए। किसी राष्ट्र की आर्थिक सफलता को केवल आय के आधार पर आंका जाए तो कल्याण का महत्वपूर्ण लक्ष्य छूट जाता है। और जब यह बात कही मुरली मनोहर जोशी ने, तो सरसंघ चालक मोहन भागवत भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जोशी जी ने सब कुछ कह दिया है, यानी कि सुर में सुर मिलाया गया। तो अर्थव्यवस्था के क्या अच्छे दिन आ गए जीएसटी घटने से, और दरअसल क्या आम आदमी के भी अब अच्छे दिन आएंगे या इंतजार जारी रहेगा? आप कतार में हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, जीएसटी घटाई, वो तो घटाई है, तो जीएसटी घटाई, आम आदमी की खुशहाली आई, और दर्द दिया दवा भी राजनीति है गजब की। मतलब लाते आप हैं, फिर उसे सरलीकरण करके कहते हैं कि देखिए आप पर दबाव हटा दिया, 8 साल 2 महीने दबाव चलता रहा। ये भी एक राजनीति है क्या? अजब गजब खेल है राजनीति का। चर्चा में मेरे साथ स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक हैं प्रोफेसर अश्वनी महाजन, एनडीए के अहम घटक हैं, आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, कारोबार जगत से भी जुड़े हुए हैं, मलूक नागर। राजीव रंजन, जेडीयू जो अहम घटक है एनडीए का, बिहार में इनकी सरकार भी है। ये बिहार चुनाव से पहले ही, कुछ बिहार चुनाव से कनेक्शन तो नहीं जीएसटी का, ये राजीव रंजन से पूछूंगा, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा सांसद हैं राजीव राय। दिबांग वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। जाने माने अर्थशास्त्री और सीए भी हैं, तो टैक्सेस का अच्छा खासा ये अंदर का जो खेल है उसे समझते हैं, शरद कोहली। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे, अब पवन खेड़ा कह रहे हैं अरे राहुल गांधी तो शुरू से ही कह रहे थे 2 स्लैब होने चाहिए, 9 साल लग गए मानने में, 8 साल 2 महीने लगे हैं। समझ कम थी या घमंड बहुत ज्यादा था? चित भी मेरी पट भी मेरी, पहले सरकार से मांग रहे थे, सरकार ने कर दिया, तो इसकी तारीफ करेंगे सरकार की, या अभी भी बीन में एक निकालेंगे, बाल की खाल निकालेंगे? आपने कहा कि दर्द भी दिया और दवा भी दी। संदीप चौधरी जी, दर्द देकर मार दिया, अब दवा किस काम की? ये पहले दिन से कांग्रेस पार्टी कह रही थी, और बिल्कुल ठीक कहा पवन खेड़ा जी ने। आज जो आर्ग्यूमेंट आप सुनेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन को कह लीजिए, या प्रधानमंत्री जी के जो आर्थिक सलाहकार समूह के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये जो टैक्स रेशनलाइजेशन हमने कर दिया है, इससे कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बाजार में बढ़ जाएगी, और 4-5 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा, जो वो कह रहे थे ना कि हमारा जो रेवेन्यू लॉस है वो 48,000 करोड़, 47,700 करोड़ का नुकसान सरकार उठा रही है। जितना राजस्व आ रहा था अब उसमें 47,700 करोड़ कम आने लगेगा।
कम आने लगेगा, लेकिन ये तर्क दे रहे हैं कि उसमें जो 5 लाख करोड़ रुपए का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, इसलिए वो कंपनसेट होकर और अधिक हो जाएगा। 8 साल पहले यही तो तर्क हम लोग दे रहे थे कि आप स्पॉइल मत कीजिए। और मैं एक और आंकड़ा बता दूं, आज अगर आप इंपोर्ट का कंपोनेंट देखेंगे ना जीएसटी का, तो है 49,000 करोड़ रुपीस से अधिक। ये क्यों हुआ? आप अगस्त माह का 2018 का देखिए तो वो 23-24 हजार करोड़ रुपए था। ये बढ़ क्यों गया? बेतहाशा आपने आपके एमएसएमई को पूरा समाप्त कर दिया। और मैं नहीं कह रहा हूं, मिंट स्ट्रीट मेमो आरबीआई की रिपोर्ट ने कहा है कि गलत तरीके से जीएसटी लगाने से एमएसएमई को इतना बड़ा नुकसान हुआ। और दूसरा, बेतहाशा इंपोर्ट आपने चीन से किया। तो मतलब अगर कॉस्ट करेक्शन भी हो रही है जो आप मांग रहे थे, देर आयत दुरुस्त आयत आप कहने को तैयार नहीं। ये कह रहे हैं कि अब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछता है, और क्या चिड़िया चुग गई खेत की, पूरा खेत ही चुग गई है चिड़िया, आप ये कह रहे हैं। मोदी जी ने कलम से कफन तक, डेयरी से डायपर तक, मतलब बच्चे के जन्म लेने से अंतिम संस्कार तक टैक्स खाया। आप कल्पना कर सकते हैं कितना दर्द इस हिंदुस्तान के। आप तो नहीं, आप तो टैक्स खाते ही नहीं थे, चॉकलेट पर भी टैक्स लगा देते। अभी प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे एक सम्मेलन को कि 17% तो आप साइकिल पर टैक्स लगा देते थे। क्या आप टैक्स नहीं लगाते थे? क्या 2017 जीएसटी आने से पहले भारत में आम आदमी पर टैक्स नहीं लगता था? अबे दुबे, विरोध किसने किया? हम तो 2006 से ला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने, यही प्रधानमंत्री जी चीफ मिनिस्टर थे तब विरोध करते थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी। हमने कहा था जीएसटी का अर्थ है कि सिंगल टैक्स, लो रेट और अक्रॉस ऑल दी गुड्स, यही तो जीएसटी था। हमने कहा था 18% की कैप कीजिए। नहीं साहब, मैं सबसे बड़ा दुख मुझे हुआ, आप गवाह हैं, आपने इनिशिएट किया था। हमने चर्चा की थी कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर कह रही है कि 2017 से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कह रही है कि आप जीएसटी एग्रीकल्चर इनपुट पे से पूरा समाप्त कर दीजिए। क्या वादा करते थे? पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम जीएसटी के दायरे में लाए, हर बार कहते थे ये। जिस मिनिस्टर को देख लो 2016-17 के बाद से, ये 17 के बाद से कहता था, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी है, इंटरनेशनल मार्केट में कम होंगे सीधा ट्रांसफर कर देंगे। वो तो किए नहीं, उन्होंने कहा जल्दी जीएसटी के दायरे में आएगा। हमने कहा था इलेक्ट्रिसिटी को उसके दायरे में लेकर आइए, आप कम से कम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर आइए। आज जो सबसे बड़ी चिंता है जिसका जिक्र आपने किया है, क्या ये ट्रांसफर होगा? अगर जनता को ये ट्रांसफर नहीं हुआ तो जो आपकी डिमांड की, आप पहले से ही आशंका जाहिर कर रहे हैं डिमांड होगी, कि होगा नहीं होगा। 22 तारीख का इंतजार कर लीजिए, होगा कि या नहीं होगा तो पता लग जाएगा। आपने खुद ने कहा कि पीयूष गोयल ये बात कर रहे हैं। 8 साल क्या तकलीफ थी इनको, क्योंकि मुट्ठी भर लोगों को इनको ताकत देनी थी। आज मेरी सबसे बड़ी चिंता है, अमेरिका ट्रेड पार्टनर था हमारा बहुत 1000 आइटम तो हम ड्यूटी फ्री भेजते थे, मोदी जी गले लगते, वो तो खत्म कर दिया। आज हमको चिंता है कि चाइना से फिर जब प्रधानमंत्री जी निकटता बढ़ा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि 8-9 लाख करोड़ रुपए फिर बढ़ जाए और हमको कोई एडवांटेज इस देश को नहीं मिले। जो चिंता पीयूष गोयल ने व्यक्त की है कि ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, उस पर सारा खेल डिपेंड करेगा। ये जो 8 साल इर्रिपेरेबल लॉस हुआ है इतना बड़ा, क्योंकि पर आम आदमी त्राहिमाम कर रहा था। जब दबाव हो, दबाव में थोड़े बहुत भी पैसे, अब थोड़े पैसे बचेंगे ना आम आदमी के। आम आदमी तो भाई थोड़े पैसे बचाने के, अब वो हिसाब लगाता रहे, आप गिनाते रहो 8 साल 2 महीने का पूरा हिसाब। अभी अगर उसे कुछ लग रहा है जेब में पैसे आ रहे हैं, आम आदमी तो उससे खुशी होगा ना। वैसे भी त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। नहीं, ये तो हमारे सारे चीफ मिनिस्टर्स ने, प्रतिपक्षियों के चीफ मिनिस्टर्स ने लगातार ताकत लगाई। ये हम इसको ऑन करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि वो सरकार अकेला क्रेडिट लेगी, लेकिन संशय है इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर, क्योंकि मोदी सरकार का जो स्वभाव है वो देश ने देख लिया है कि मुट्ठी भर बड़े लोगों को, क्यों 90% आपका जो वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है साहब। तो और उसमें कमी भी आई है। जो ताजा आंकड़े हैं उसके बारे में भी मैं आगे जिक्र करने वाला हूं। लेकिन मलूक नागर, दर्द भी आप ही देते हैं, मर्ज भी आप ही देते हैं। ये बीमारी आपने खड़ी की 8 साल 2 महीने, अब दवा दे रहे हैं, कह रहे हैं देखिए कितना मैंने आप पर उपकार किया है।
देखिए, हमारे कांग्रेस के साथी भी कह रहे हैं हम लाना चाहते थे इसे। अरे भाई, तुम लाना चाहते थे, चलो तुम्हारी नाकाबिलियत थी। नाकाबिलियत कहां, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे टैक्स करने नरेंद्र मोदी जी सबसे मुखर विरोधी थे जीएसटी एनडीए की सरकार ले आई और आप ये कहते हो कि ज्यादा है, इसको कम करना चाहिए, इस चीज पे गलत है, इस चीज पे गलत है। बिल्कुल ठीक है, और अगर ये कहीं गलतियां नहीं होंगी तो फिर विपक्ष का क्या गलती हो रही थी 8 साल। अच्छा, अगर जो सब बस कर रहा हूं, हाँ। अगर कहीं गलतियां नहीं होंगी तो फिर ये अमेंडमेंट कैसे होंगे बिलों में, विधानसभाओं में या देश की पार्लियामेंट में। और अगर मोदी जी को ये लगा, एनडीए को ये लगा कि कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं और कहीं आकलन हुआ और कहीं जरूरत लग रही है, मतलब पता और नहीं वो था गरीबों सरकार के को हित में अगर 64% फैसला तो लिया गरीब ही दे रहा तो था आप उसकी GST। भी खिलाफत कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। ये राजीव जी की याद दिला रहे हैं जो कहते थे 1 रुपया चलता है, नीचे 25 पैसे पहुंचते हैं। नहीं, अब 15 ऐसा कह नहीं रहे है। थे, 15। अब तो पूरा का पूरा पैसा डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाता है। और ये किसानों के लिए जो 12% से उठा के, चाहे वो ट्रैक्टर है, चाहे ट्रॉली है, चाहे हैरो है, चाहे टायर है, कोई भी कृषि के यंत्र हैं, उन सब पे उठा करके 5% कर दिया। 5 भी क्यों रखा? 7% जो बढ़ा करके रिलीफ किसान को दिया है। ये सिद्ध करते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की सोच को माननीय प्रधानमंत्री जी लागू कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और महसूस करते हैं किसानों की समस्याओं को, और इसलिए किसानों की समस्याओं को लगा करके उनको रिलीफ दे रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है कांग्रेस को? सुनिए ना, सुनिए ना, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दर्शकों ये कह रहे हैं ये सुधार न केवल हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे बल्कि छोटे व्यवसायों के लिए व्यापार में आसानी भी सुनिश्चित करेंगे। तो आप दिक्कतें और मुश्किलें खड़े कर रहे थे 8 साल से। नहीं, इसको देखने का नजरिया है। हाथ पे एक तरफ देखोगे 6 दिखेगा, एक तरफ देखोगे 9 दिखेगा। अच्छा। अगर कहीं सुधार की जरूरत है, सुधार कर दिया, इसमें भी कमी ढूंढ रहे हो। अरे वाह, कांग्रेस तो ढूंढ ही रही है। बिना संदीप जी, तैयारी, आप तो कम से कम बिना तैयारी के आपने जीएसटी गड़बड़ सड़बड़ टैक्स लगा दिया, अब उसकी दुहाई दे रहे हैं देखिए हमने ठीक कर दिया। अरे आप ही ने तो शुरू किया था, तैयारी के साथ लाते। इसका मतलब ये समझेंगे, मतलब जीएसटी अब तक 8 साल से फेलियर था, ये मान रही है सरकार। इसका मतलब आपकी बात आम आदमी पर दबाव बन रहा था। इसका मतलब आपकी बात का कांग्रेस का ये समझे कि जितने भी 3000 के करीब कानून जो अंग्रेजों के जमाने के थोपे गए और संशोधन करा, तो वो कांग्रेस ने सब बगैर सोचे समझे कर दिया। और वो कांग्रेस की फेलियरिटी थी 60 साल की, और वो हमने सुधार दी। अरे कोई गलती हमसे भी हुई है, विपक्ष का काम है उसमें सुधार देना, और उसको सुधार कर रहे हैं। और मोदी जी सुविधा दे रहे हैं, अब इस पे भी खड़े हो गए खिलाफत करने के लिए। अरे कमाल है भाई, क्या बात है कांग्रेस की। इसीलिए तो हालत हो रही है, देश की इकोनॉमी डेढ़। वो प्रश्न पूछोगे जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, आज पब्लिक के लिए अच्छा करा, उसकी भी खिलाफत करो। क्या करना चाहते हो? तो लगाया था ये, आप ही ने तो लगाया था, किसी और ने लगाया? कह रहा हूं, संशोधन की गुंजाइश हमेशा रहती है। अभी क्यों याद आया? अगर संशोधन नहीं होगा, पीएचडी की डिग्री खत्म हो जाएगी। एबीपी न्यूज में रोज आप संशोधन करते हो, एबीपी न्यूज में इंप्रूवमेंट करते हो, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, अभी क्यों याद आया? डेवलप करते हो, अब हाई टेक्निक लगाते हो, तो क्या वो गलत कर रहे हो आप? अगर संशोधन कर दिया, देश के किसानों को रिलीफ दे दिया, गरीबों को रिलीफ दे दिया, ये अभी क्यों लोगों को रिलीफ दे दिया, उसमें भी कांग्रेस को दिक्कत है। मेरी बात तो सुन लो, क्या बोल रहे हो यार कांग्रेस प्रभाव बोले जा रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, ये अभी ये ऐसा कौन सा शुभ मुहूर्त या कौन से दिव्य ज्ञान चक्षु खुल गए कि आपने अब ये किया, 8 साल नहीं किया? अगर कहीं पे ये लगे कि कहीं गलती हो रही है, संशोधन की जरूरत है, तो लोगों पे और वजन डलता रहे, इंतजार करते रहो। अरे जब कर दिया, जब जितने जल्दी से जल्दी कर दिया, जब जागो तब सवेरा। जब देखिए डॉक्टरेट निद्रा में थी सरकार। डॉक्टरेट की डिग्री क्या है? देश की विधानसभाओं में संशोधन अमेंडमेंट बिल क्या है? देश की लोकसभाओं में जो हम लोग करते हैं वो अमेंडमेंट बिल क्या है? तो ना करें। 3000 बिल 3000 संशोधन कर दिए कानून में, तो कांग्रेस ने वो गलत सब कर रखे थे, तो ना करें वो। मलूक भाई, पर इसके चलते हुआ क्या कि सिर्फ मार्च 2023 का आंकड़ा बता रहा हूं, 3,90,000 रुपए का कर्ज आम आदमी पर, वो बढ़कर 4,80,000 हो गया मार्च 2025 इसी साल। 90,000 सिर्फ 2 साल में बढ़ गया। और जो हाउस होल्ड सेविंग जो बचत करता है, और हम सब करते हैं ना घर में बचत, 32% हमारी अर्थव्यवस्था का हम बचत में रखते थे 2013-14 में। ये घटकर 18% पर आ गया। 14% बचत जमा जोखू हमने खर्च कर दी। ऐसी आपने अर्थव्यवस्था बनाई।
स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे बहुत ज्यादा, इसके लिए अलग से बहुत लंबी चर्चा की जरूरत है। तैयार हैं, जब चाहे करा लेना। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह कहेंगे हम देश की चौथी अर्थव्यवस्था 2040 तक करेंगे, और एनडीए की सरकार 2025 में करती है, और उसमें भी दिक्कत है, क्या समझ नहीं आ रहा। व्यवस्था करती प्रति व्यक्ति आए, वो तो मुरली मनोहर जोशी पूछ रहे हैं। अभी मैं अश्विनी भाई से पूछूंगा ये सवाल, इस देश में कि अर्थव्यवस्था बड़ा होना नहीं कल्याण का कोई संकेत है। संकेत है कि आम आदमी की दशा और दिशा कितनी सुधरी। तो आम आदमी की दशा और दिशा सुधरनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। नहीं सुधर रही ना। लेकिन क्या वर्ल्ड की चौथी शक्ति बनने के खिलाफ कोई है? कौन है जो नहीं चाहता? कौन है जो नहीं चाहता? कांग्रेस या 2040 में चाहती थी, जो उनके प्रधानमंत्री ने सदन में कहा स्टेटमेंट कि 2040 में चौथे नंबर पर होगी। आज हम 2025 में आ गए, इसमें भी दिक्कत है कांग्रेस को। अरे भाई, कमाल है यार। या तो ये बता दो कि आंकड़ा गलत है। और ये अर्थ समूह की बैठक हुई संघ की, जिसमें मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं भारत की कुल संपत्ति अर्थव्यवस्था का, मोटा मोटा आसान भाषा में कहूं, 65% हिस्सा 10 लोगों के हाथ में है। 10% लोगों के हाथ में। ये तो ये भी कह सकते हैं जो माइनॉरिटीज में कुछ हैं, कुछ पारसी हैं, ये मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं। कुछ पारसी हैं, कुछ जैन हैं, मैं समझ गया। बहुत सारे कुछ पारसी हैं, कुछ जैन हैं, वो बड़े छोटी संख्या में है, 1% से भी कम है, 0.75% है, और वो 90% देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं टैक्स के रूप में। तो क्या उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है? ये किधर को ही बात कही जा सकती है। तो जो कांग्रेस अभी भी खिलाफत कर रही है, जो पब्लिक को एक सुविधाएं दी गई हैं, उसको भी कह रहे हैं हम कह रहे थे, हम पे नहीं हो पाया, बीजेपी ने भी खिलाफत करी। अरे खिलाफत करी पर लागू कर दिया जो तुम चाहते थे, और आज उसमें भी कमी कर दी, तो तुम्हें दिक्कत क्या? ये कहो स्वागत करते हैं एनडीए की सरकार ने जो फैसले लिए, मोदी ने जो फैसले लिए, उसका हम स्वागत करते हैं। बोलो ये थांबा पूछूंगा मैं, किसी का पीछा नहीं छोड़ता हूं। राजीव राय, संशोधन कहीं पर अगर कुछ ठीक नहीं है उसको दुरुस्त किया जा रहा है, जो मांग आप कर रहे थे उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो फिर दिक्कत कहां है? संदीप जी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। इन 8 सालों में जो तबाही मचा है देश में, मैं जहां बैठा हूं और मेरी बातों पर यकीन न हो तो आप अपने कैमरामैन और रिपोर्टर से पूछ सकते हैं। बुनकरों का सिटी है, बुनकरों का सारे पूरा इलाका। 8 साल में हमारे बुनकर जीएसटी की वजह से भुखमरी के कगार पर पहुंच गए, पलायन करने लगे। जो यहाँ खानदानी बुनकर थे, बड़े शहरों के होटल में वेटर और रिक्शा चलाने का काम करने लगे। आप बता रहे थे ना कि हमारा हाउस होल्ड सेविंग कितना घट गया, लगभग 40-45% घट गया। इसका खामियाजा क्या होता है? हम हाउस होल्ड सेविंग मध्यम वर्ग और गरीब तबका करता था, बेटी की शादी करनी है, सोना खरीद कर रख लेता था। आज सोने की कीमत कितना है? आज सोने की कीमत कितना है? देश के ऊपर पर पर्सन लोन कितना पहुंच गया? तो आपको जो प्रधानमंत्री बनने से पहले जिन बातों का विरोध करते थे, फिर आए रात को 12 बजे गाजे बाजे के साथ आपने एकदम क्रांति ला दी 8 साल बाद। और ये तो स्वाभाविक है। आप देखिए क्रोनोलॉजी, हर चुनाव से पहले सरकार कुछ न कुछ ऐसी स्कीम लेकर आती है, लेकिन असल में उसका फायदा नहीं होता। दिल्ली चुनाव से पहले इनकम टैक्स ले पाया। मैंने खड़ा होकर उसी पार्लियामेंट में सीतारमण जी से कहा, चैलेंज किया कि अगर आप सही मायने में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं, मैंने आंकड़े दे दिए, तो उन बातों को दोहराऊंगा नहीं। आपने भी बड़े विस्तार में कई शो में आपने किया था, मैंने देखा था कि 8वां पे कमीशन होगा तो उस पर भी लागू होगा। खामोश। मैं कंसल्टेटिव कमेटी में भी हूँ फाइनेंस में। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से अनुरोध किया था, आप राहत देना चाहते हैं ना, 8 सालों में जो दुर्दशा की उसका एक मिसाल दे रहा हूं। जीएसटी 8 साल पहले लागू हुआ तो उस समय उसकी लिमिट था 20 लाख। 20 लाख से ऊपर होगा तो जीएसटी लगेगा। 8 साल से मैंने सीतारमण जी से कहा कि 8 साल से 20 लाख ही आपने लिमिट रखा है। 8 साल पहले सामान की कीमत क्या थी और 8 साल बाद क्या है। और ये माइक्रो इंडस्ट्री वाले, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे उद्योग करने वाले, ये तबाह हो रहे हैं, इनके लिए कुछ करिए। मैंने उनको सुझाव दिया। तो भूल सुधार हो रहा है ना, की बात करते कम से कम भूल सुधार हो रहा है, उसका स्वागत तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं एकदम नहीं कह रहा हूं कि जो कम किया गया वो गलत है, एकदम नहीं कह रहा हूं। मैं तो इनकी तबाही, इन्होंने क्या किया है, एक और उदाहरण ले लीजिए। मैंने उनको लिखित रूप से दिया
कि आप सुधारों की बात कर रही है, जीएसटी में सुधारों की बात कर रही है, वो लिमिट 20 लाख का आज भी रह गया। आप राजीव भाई, क्योंकि आप कारोबार को भी समझते हैं, देखिए कारोबार और राजनीति के बारे में एक लाइन हाँ पूरी कीजिए बात। हाँ एक पॉइंट और दे दीजिए। हाँ बोलिए। मैंने उनसे निवेदन किया था कि सुधार तब तक लागू नहीं होंगे जब तक आप छोटे छोटे व्यापारियों को राहत नहीं देगी। आप माइक्रो इंडस्ट्री वाले के ऊपर संदीप जी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक साल में 170 कंप्लायंसेस फाइल करने पड़ते हैं, यानी महीने के 15 दिन, यानी हर दूसरे दिन। आपने लोगों को मार्ग दिया। मैं तो इतना ही कहूंगा, हुजूर आप आवाम पर कुछ ऐसे एहसान करते हैं, आंखें छीन लेते हैं और चश्मे दान करते हैं। ये आंखें छीन लेने के बाद चश्मे दान करने वाली बात नहीं, ये सवाल मैं पूछ भी रहा हूं, पर देखिए नहीं, हमें पूरी तस्वीर, पूरा खाका खींचना होगा ना राजीव भाई। देखिए, राजनीति और कारोबार को लेकर, व्यापार को लेकर एक पुरानी कहावत है, गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। पर यहां पर दरअसल सरकार गुड इकोनॉमिक्स भी कर रही है, अच्छी अर्थनीति, भाई आम आदमी को राहत मिलेगी, और अच्छी राजनीति भी हो रही है। अब आप उसमें आपको पेट में दर्द हो, वो आपकी परेशानी है ना कि भाई बिहार चुनाव से पहले क्यों कर दिया। ये अच्छी राजनीति, अच्छी आर्थिक नीति अपनाती दिख रही है क्या सरकार? सबसे पहले ये कहा कि तबाह करके आप गुड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जो आपने तबाह किया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके लिए भी कोई जिम्मेदार होगा? लोगों को मार दिया आपने, कोरोना काल आपने फेस किया, जीएसटी फेस किया, महंगाई फेस किया, बेरोजगारी फेस किया, उद्योग धंधे में आपको उदाहरण दिया और सबूत के साथ उदाहरण दिया। पता कर लीजिए, प्रधानमंत्री जी के कंस्टिट्यूंसी है बनारस, भदोही पूछ लीजिए, बनारस मुबारकपुर पूछ लीजिए, मऊ पूछ लीजिए, सबसे बड़ा छोटा तबका व्यापारियों का बुनकर थे, आज भूखमरी के कगार पर है। अब आप उनको जीएसटी में राहत देकर कहां रिहेबिलिटेशन कर देंगे, कहां उनको पुनर्वास कर देंगे? ठीक है प्रोफेसर अश्वनी महाजन, जो बात यहां पर राजीव राय लगातार कह रहे हैं, लोगों को पहले तबाह कर दिया, अब बैसाखी दे रहे हैं या सहारा देते दिख रहे हैं? देखिए, पहले भी लोगों को फायदा ही पहुंचाया था जीएसटी लगा करके। मैं यहाँ पर आपके बात के जवाब में कहना चाह रहा हूँ कि देश में तरह के टैक्स लगते थे, उन सब टैक्सों को मिला दिया, और उससे जो कैस्केडिंग इफेक्ट आता है, किसी भी अर्थशास्त्री से पूछ लीजिए, अभी यहाँ शरद जी बैठे हैं, तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता है, जिसके कारण बिना वजह से कीमतें बढ़ती हैं, सरकार को भी आमदनी नहीं होती। तो इसके कारण जो लोगों पर प्रभाव कम करने के लिए जीएसटी एक रिफॉर्म है, क्योंकि जब आप नहीं, रिफॉर्म 2017 में था अश्वनी जी, या अब रिफॉर्म आया है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब रिफॉर्म किया, वो तो रिफॉर्म तब था, तब क्या गड़बड़ शड़बड़ टैक्स हो गया? वो 5 टैक्स ऊपर से सेस भी, समझ ही नहीं आया लोगों को जीएसटी पूरा। रिफॉर्म एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो जो पहले 4 रेट्स लगाए थे, ये 5 भी कह सकते हैं, 0 को मिला लीजिए। हाँ, मैं 5 कह रहा हूं इसीलिए। हाँ, तो जो 5 रेट लगाए थे, उसका कारण ये था कि जो टैक्सेशन है उसमें प्रोग्रेसिविटी होनी चाहिए, यानी जो गरीब तबका जिसको ज्यादा इस्तेमाल करता है उस पर कम टैक्स, जो थोड़े अमीर ज्यादा करते हैं उस पर ज्यादा टैक्स। तो गरीब तो 64% योगदान दे रहा था जीएसटी में, 3% सिर्फ अमीर तबका दे रहा था। ये ज्ञान के चक्षु पहले क्यों नहीं खुले प्रोफेसर साहब? मेरा ये कहना है कि 4 की बजाय हम 4 का जो था वो भी एक कारण है कि प्रोग्रेसिविटी होनी चाहिए। एक जमाना था कांग्रेस के समय में 20% जो टैक्स होता था वो आता था डायरेक्ट टैक्सेस से, और 80% आता था इनडायरेक्ट टैक्सेस से। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो गरीब पर ज्यादा मार करते हैं, और अभी जो हो रहा है आधा आधा है, यानी डायरेक्ट टैक्सेस से आधा आता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस से आधा आता है, यानी ये पहले से ज्यादा सुधार है। ये अभी नहीं हुआ, लगातार हो रहा है। आम आदमी को तो बुखार दे रहा था, बचत घट रही थी, आप पर कर्ज बढ़ रहा था, ये जीएसटी बैडली इंप्लीमेंटेड टैक्स था ना, ये बात तो मानेंगे ना आप सर? पहले तो जीएसटी की बात कर लेना संदीप जी, पहले जीएसटी की बात कर ले। हाँ। तो ये जो एक सुधार था, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अभी जो बात आई है, एक इसको स्टेबलाइज होने में समय लगा। यानी पहले कभी 80,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी, फिर सोचते थे 1 लाख करोड़ रुपए आ जाए तो
बल्ले बल्ले हो जाए। तो फिर ये 1,60,000 70,000 करोड़ तक जब पहुंच गया तो ये बात ध्यान में आती है कि क्यों ना अब, चूंकि सरकार की आमदनी तो हो रही है, तो अब आम आदमी को भी राहत दी जा सके, इसके लिए अब 4 की बजाय 2 कर दो, पहले आदमी 28 का की बजाय 18 कर दे, आदमी को अधमरा कर दो, उसका भुस भर दो, उसके बाद उसको थोड़ी राहत दे दो। ऐसा नहीं होता। देखिए, सरकार चलाने के लिए बिना टैक्स लगाए सरकार कैसे चलाएंगे, कैसे रोड्स बनेंगी, जैसे सर मुझे ये बताइए, ये तो आंकड़ा जग जाहिर है, जीएसटी 2 लाख करोड़ रुपए की जो कलेक्शन होती थी उसमें से, 1 मिनट सर, सिर्फ 6,000 करोड़ बतौर टैक्स ऊपर के 10% लोग देते थे। गलत तो जानकारी नहीं दे रहा हूं मैं, उनसे ले लेते। ये जब 64% तो गरीब आदमी दे रहा था। देखिए, गरीब आदमी, जो जीएसटी है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो गरीब ही आदमी देता है, यानी ज्यादा गरीब। तो ये तो जग जाहिर थी ना बात। ज्यादा कंजम्पशन के तो 8 साल 2 महीने आपने कुछ नहीं किया, और आप दुहाई देखिए अब उस अर्थ समूह। 1 सेकंड सर, मेन खबर पर आते हैं, पहले भी बताया प्रोफेसर साहब, मेन खबर पर आते हैं। ये संघ की अर्थ समूह बैठक में आप भी थे, जहां तक मेरी जानकारी है, 80 लोग जो मौजूद थे। चलिए आप पूछिए ना, प्रश्न पूछिए। सरसंचालक भी थे और मुरली मनोहर जोशी भी। वहां उन्होंने कहा कि ये 10% आबादी के पास 65% संपत्ति है देश की, और प्रति व्यक्ति आय भारत में 2,41,000 है, जापान में 28,49,000। आम आदमी कितना कमा रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, उससे पता लगता है अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है या नहीं। लगातार हो रहा है, ये लगातार हो रहा है। लेकिन ये भी बात आप समझ लीजिए कि आज की स्थिति ये है कि आज भारत दुनिया का 4था सबसे ज्यादा बराबरी वाला देश है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। वो तो रिपोर्ट है, पर गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। कंजम्पशन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिना उसकी हालत सुधरे वो बराबरी पर नहीं आता है। आज हर आदमी को उसका घर मिल रहा है, बिजली मिल रही है, पानी मिल रही है, उसको क्लीन फ्यूल मिल रहा है, तमाम प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। तो आम आदमी की बल्ले बल्ले है। आम आदमी के अच्छे दिन तो पहले ही आ चुके हैं, अभी और आने की क्या जरूरत है। हरपाल सिंह चीमा हमारे साथ पंजाब सरकार में वित्त मंत्री हैं। हरपाल सिंह चीमा को लाइए स्क्रीन पर। अभी हरपाल सिंह चीमा का फोन कट गया है, वहां पर पानी की भी बड़ी दिक्कत है, बाढ़ आई हुई है, 1400 गांव तो बुरी तरह से डूब गए हैं। लेकिन राजीव रंजन जी, ये 8 साल बाद याद क्यों आया है? ये बिहार चुनाव पर निगाहें हैं क्या? आप भी आजकल बहुत रेवड़ियां बांट रहे हैं, अब सरकार ने भी आपके साथ में सुर मिला लिया है क्या? संदीप चौधरी जी, जब विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था राहत मिले, केंद्र सरकार ने राहत देने का निर्णय लिया, अब विपक्ष की परेशानी क्या है ये मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर जीएसटी के रिफॉर्म को, क्योंकि ये सच है कि रिफॉर्म्स तो होते रहेंगे, आज भी जो कमियां निकल करके आएंगी तो आने वाले वर्षों में उसमें फिर कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जीएसटी उस समय देश की जरूरत थी, अर्थव्यवस्था को उससे गतिशीलता मिली है और सकारात्मक पक्ष तो अभी ये बदलाव क्यों, ये संशोधन क्यों, राहत पहुंचाई गई। मैं आपका सवाल आसान बना देता हूं। आप कहना चाहते हैं कि बिहार के चुनाव को देख करके ये नहीं, वो ट्रंप टैरिफ वॉर भी, हमारे बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं राजीव जी कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, थोड़ी बचत घट रही है, तो अब सरकार अपनी निद्रा से जागी है कि भाई आम आदमी बहुत ज्यादा बेहाल हो गया, कुछ तो देना पड़ेगा। अब मुझे लगता है हम राजनेताओं को तो सुनते हैं, लेकिन हम अर्थशास्त्रियों की राय क्यों नहीं सुनते हैं। अर्थशास्त्रियों के हिसाब से ये एक बेहतर निर्णय है, और जब ट्रंप की सुनामी का असर भारत पर थोड़ा ज़्यादा है, दुनिया के अनेक मुल्कों में अपेक्षाकृत कम है, लेकिन भारत ने एक कारगर रणनीति पर काम किया। और निसंदेह अगर आपने खुद भी कहा कि 7.8 के आसपास आपका पहली तिमाही का ग्रोथ रेट है, और इस फैसले के बाद ये 8% के आसपास हो सकता है, जब पूरी दुनिया
इससे आधी से भी कम के औसत वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ रही है। तो भारत के लिए ये लक्ष्य केवल अच्छा, अब ये बताइए राजीव जी, बिकॉज यू आर अ वेरी सीरियस स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो, ये हम बातें कर रहे हैं, देखिए आम आदमी तो वो तो कहता है कि भाई जो मिल जाए, थोड़ा सा जेब में और पैसा आ जाए, थोड़ा हम खर्च भी लेंगे, दबा हुआ है ना वो, तो उसकी तो बचत भी घट रही है, कर्ज भी बढ़ रहा है। ये मिलेगा भी फायदा या ये कागजी बहुत ज्यादा रह जाएगा? वो पीयूष गोयल जो कह रहे हैं इंडस्ट्री से कि भाई 1-1 रुपया आम आदमी तक पहुंचना चाहिए जो छूट मिली है, इसमें आशंका भी है क्या कि दाम बढ़ा देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, कि ये जीएसटी घटा पर दाम पर कोई असर ही नहीं पड़ा? देखिए, ये बहुदलीय लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारियां है कि जो भी जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, जहां एनडीए की सरकार है, पक्ष या विपक्ष, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में सबकी सरकारें हैं, तो मिलकर अपने अपने राज्य में काम करें। कहीं कोई बेजा ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हो जिससे ये रिफॉर्म्स के फायदे को लोगों तक नहीं पहुंचाया। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्री ही इसका फायदा उठाकर ले जाए, आम आदमी हाथ मलता रह जाए। हरपाल सिंह चीमा जुड़ गए हैं, वित्त मंत्री हैं पंजाब के मेरे साथ। हरपाल जी, ये बहुत लंबे समय से विपक्ष की मांग थी, सरकार ने आपकी मांग मान ली? नहीं, सबसे इसका स्वागत करेंगे। पहले तो मैं इस प्रपोजल का स्वागत करता हूं कि ये 4 स्लैब से 2 स्लैब में अब जीएसटी आई है, पर लेकिन जो स्टेटों का रेवेन्यू लॉस हुआ है जीएसटी लागू होने के बाद, उस लॉस की प्रोटेक्शन कौन करेगा, वो लॉस कौन पूरा करेगा? क्योंकि जब एक्ट आया, जीएसटी एक्ट आया 2017 में, तब इसके साथ ही कंपनसेशन सेस का फार्मूला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया कि अब जिन राज्यों का लॉस होगा जीएसटी में आने के बाद, वन नेशन वन टैक्स के फार्मूले के बाद, हम उनको 5 साल तक जो है कंपनसेशन सेस देंगे, ताकि वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लें, उनकी इकोनॉमी जो है स्टेबल हो जाए। बट अभी तक जो पंजाब का आंकलन है, पंजाब उस स्टेप तक नहीं पहुंचा जो प्री जीएसटी का हमारी रजीम थी, जो बैक में हम जितना रेवेन्यू आता था, अब भी उससे हम बहुत शॉर्ट। जो सरकार ने आपको गारंटी दी थी, अभी उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। तो अगर मैं आपकी बात सही समझ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं हमें अभी भी नुकसान हो रहा है, सरकार ने जीएसटी घटा दिया तो आपको और कुछ टैक्स लगाने पड़ेंगे। जो राजीव रंजन कह रहे हैं कि राज्यों को भी कुछ कदम ताल करनी पड़ेगी, एक जगह घट रहा है आपको बढ़ाना पड़ गया क्योंकि आपका अभी नुकसान की भरपाई नहीं हुई, तो आम आदमी तो वही जैसे थे वाली स्थिति में आ जाएगा। चीमा जी, देखिए, बात ये है ना कि आप इस जो जितनी रेट रैशनलाइजेशन करी गई है, क्या उसका फायदा आम लोगों को होगा या उसका फायदा मल्टीनेशनल कंपनियों को होगा? मैं वही तो आपसे जानना चाह रहा हूं। पंजाब के, क्योंकि आप पंजाब के वित्त मंत्री हैं, वहां पर पंजाबियों को, पंजाब के लोगों को फायदा होगा। ये जो घटाया गया है जीएसटी, वो जेब में पैसे के रूप में आएगा या नहीं आएगा? देखिए, मैंने कल जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, उसमें देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहब के सामने एक क्वेश्चन रखा था कि हमें रेट रैशनलाइजेशन जाने से पहले, 2 स्लैब में जाने से पहले सभी राज्यों का रेवेन्यू का एनालिसिस कर लेना चाहिए विद डाटा, और देश क्या कर लेना चाहिए कि किस राज्यों का जीएसटी। नहीं, अब तो ये हो गया ना, ये फैसला लागू हो जाएगा 22 सितंबर से। मेरा सवाल ये है, पंजाब के लोगों को पूरा फायदा मिल पाएगा जो जो ये घटत हुई है? और पंजाब के किसान, अब भाई 18% था टायरों पर जीएसटी, वो 5 हो गया है, या जहां पर 12% था 5 हो गया है, वो किसान को मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, फर्टिलाइजर पे कम किया गया है, तो उसमें फर्टिलाइजर पे तो सब्सिडी कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। तो सबसे ज्यादा फायदा तो यूनियन गवर्नमेंट को हुआ, किसान को तो पहले ही सब्सिडी मिलती थी ना उस पे। तो उस भाई टायर खरीदने जाएगा, ट्रैक्टर खरीदने जाएगा, सस्ता पड़ेगा ना अब? नहीं, देखिए, कहीं फायदा होगा, कहीं नुकसान होगा, पर लेकिन जो हमने अपना रेवेन्यू चेक किया है उसमें लगभग, तो अभी भी मतलब तलवार लटकी हुई है। आपने अपनी आशंका जो जाहिर की है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। दिबांग, तो राहत मिली भी है, ये पहुंचेगी या नहीं, अब तो सवाल वहां तक आ गया है।
अब राज्य कहने लग रहे हैं हमारे नुकसान की तो भरपाई हुई नहीं। हाँ बिल्कुल, राज्य तो कह रहे हैं। और अगर जैसा कि आप बार बार बता रहे हैं कि अगर पीयूष गोयल ऐसा कह रहे हैं, महत्वपूर्ण मंत्री हैं, और वो अगर कह रहे हैं कि भाई जो आपको फायदा मिला है वो नीचे तक हाँ, पहुंचाओ, वही तो आम आदमी इसका अभी मतलब बल्ले बल्ले करने लगे, धनतेरस का इंतजार करने लगे, नवरात्र में शॉपिंग करूंगा, गया दुकान पर, दुकान वाला बोला भैया 150 रुपए की चीज थी जो पहले की 150 ही रुपए की है, आप उससे झगड़ेंगे क्या? जीएसटी समझाएंगे वहां पर? ये तो आशंका है ही उनको, ये बिल्कुल आशंका है। हाँ। और ये जो पंजाब वाली बात है वो आप देखिए कि दिसंबर में सरकार ने बताया था पार्लियामेंट में, दिसंबर 24 में, और उन्होंने कहा कि जो जीएसटी का जो एवरेज कलेक्शन हुआ, वो जो एवरेज है रेट, वो 11.64 है। जब लागू किया गया था तब टैक्स था 14.46%। तो यानी अगर आप देखें तो जो कलेक्शन है उनके हिसाब से, इसलिए राज्यों को चिंता है ये कि भाई हमें घाटा हो रहा है पहले से, हमारे और घाटा होगा, हमें वो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। दूसरी एक बहुत और राज्यों को अगर नहीं पहुंच रहा है तो खास जहां पर विपक्षी राज्य है वहां के आम जनता को वो फायदा नहीं मिलेगा, फिर वो कोई और रास्ते से उस नुकसान की भरपाई करेंगे। मैं लगातार यही तो सवाल पूछ रहा था हरपाल सिंह चीमा से। आप यही सवाल खुलकर बोल नहीं सकते, यही सवाल पूछ रहे थे। मुझे हैरानी है कि वो खुलकर बोल क्यों नहीं रहे। कैसे बोलें? हाँ। कैसे बोलें कि हमें तो टैक्स लगाने पड़ेंगे? अब जैसे आप देखिए कि एक और जो इनमें जो जीएसटी में एक जो मामला है जिस पर बहुत लोगों ने बार बार ध्यान दिया, वो है संदीप, और ये महत्वपूर्ण है कि आप जिन चीज़ों से सामान बनाते हैं, सामान पर टैक्स ज़्यादा, सामान जब बन गया तो उस पर जीएसटी जो है वो कम लगा। यानी आप अगर निर्माता हैं तो आपने जो सामान खरीदा उसमें जीएसटी ज़्यादा दिया। आपने जैसे सोलर पैनल है, कंपोनेंट पे 5%, सोलर पैनल पर 0, तो आप भरपाई कैसे करेंगे? ट्रेन इंजन्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं उसमें 18% तक, ट्रेन इंजन पर 5%। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर आप डिटेलिंग की बात करें, हाँ, वही तो मतलब डिटेलिंग की बात गड़बड़ करें, सड़बड़ है इस टैक्स में, ये इसका पूरा रैशनलाइजेशन, सरलीकरण अभी भी नहीं हो पाया है। हाँ, तो ये पैदा ही ऐसा हुआ है। हाँ, गड़बड़ छड़बड़ इसमें शुरू से ही नियत है, अचानक कहाँ से बदल जाएगा? ये शुरुआत से ही इसमें ये गड़बड़ रही है और लगातार उसमें गड़बड़ है। और देखिए, क्या आप समझ रहे हैं कि इसके बाद इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, उसी पे दांव खेला गया है ना कि आम आदमी के जेब में पैसा है, वो खर्च करेगा तो इंजन में ईंधन डल जाएगा। मिडिल क्लास जरूर फायदा होगा, जिसके बारे में हम और आप बहुत बात करते हैं, लगातार बात करते हैं। पर वो तो 10% है ना। 81 करोड़ लोग जिनको मुफ्त में राशन देता है, उनके लिए बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। शरद कोहली, थोड़ा सा डिकोड कीजिए ना। ये पहली नजर में तो आम आदमी के लिए, और पूरे दिन से वो तालियां थालियां पीटी जा रही हैं कि भाई कमाल हो गया, आम आदमी के लिए बल्ले बल्ले हो गई। बल्ले बल्ले होने वाली है या अभी थोड़ा ठहर कर, सहज कर पूरी बात समझने की जरूरत है? नमस्कार संदीप, आपको, सह पैनलिस्ट को, एबीपी न्यूज के व्यूअर्स को। मैं दो चीजें, मैं सारी सुन रहा था बातचीत, दो चीजों पर ज्यादा चर्चा हुई, उन्हीं दो पे मैं छोटा कमेंट करना चाहूंगा। पहला, आपने कहा कि ये पहले बीमार किया फिर इलाज किया, या जो भी बात थी। देखिए, मुझे 30-35 साल हो गए अर्थशास्त्र की दुनिया में, टैक्सेशन की दुनिया में। टैक्स जो है एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, और मैं मानता हूं 8 साल किसी भी टैक्स की जिंदगी में एक छोटा टाइम है। मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया था, अभी भी वो 64 साल का हो चुका है। नया इनकम टैक्स अगले साल से आने वाला है, आपको पता ही होगा। आज भी उसमें बदलाव होते रहते हैं, उसमें कमियां दिखती रहती है। अब ये तो अनेकों सरकारें आई 1961 के बाद, कितनी सरकारें आई, उन्होंने उसमें अपने हिसाब से बदलाव किए। तो टैक्सेशन एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। तो फिर ऐसा कोई क्रांतिकारी कदम या मास्टर स्ट्रोक नहीं है ना, आप ही लेकर आए थे, तो कहिए हम थोड़ी इसमें हमें कुछ भूल दिखी, कुछ संशोधन की जरूरत महसूस हुई तो सुधार रहे हैं। मैं उस पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा था। देखिए, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि स्पेंडिंग पैटर्न देखा जाता है कि लोग किस तरफ ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और जो आपका मंथली टारगेट है वो भी देखा जाता है। अब जब ये टारगेट 2 लाख करोड़ प्रति माह के आसपास पहुंचने लगा, तो जो भी फेरबदल होगी वो तब तक नहीं होगी जब तक आपका जो टारगेट है, यानी आपका जो फिस्कल टारगेट है टैक्स रिकवर करने का, जब तक वो पूरा नहीं होता है आप उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। अभी भी जब बदलाव किया गया है तो ये कहा जा रहा है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि हमारा नुकसान होगा, कलेक्शन गिर जाएगी। एक तो ये बात थी। दूसरी अहम बात आपने जो उठाई है
ये बहुत जरूरी बात है। जीएसटी में एक एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज हुआ करता था बहुत पहले, उसको हटा दिया गया। ये मतलब होता था कि कोई भी व्यापारी अपनी जेब में जीएसटी की आड़ में पैसा डालने की कोशिश करता है तो एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी भी एक होती थी, उसको भी स्क्रैप कर दिया गया। क्योंकि मैं 704 के करीब केसेस आए, 4.5 कंप्लेंट्स आई, 4,500 के करीब का मामला था, तो लगा इतना बड़ा नहीं है। अब मैं आपके माध्यम से मैं लोगों के हित में बात करना चाहूंगा, आपके माध्यम से मैं लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि 22 तारीख से जब ये लागू होगा उस समय आपको क्या करना है। किसी भी रिटेलर, होलसेलर या जहां से आप सामान लेते हैं वो गड़बड़ ना कर रहा हो इसमें, उसमें आपको ये करना है कि आप जब भी सामान खरीदें कम से कम कुछ हफ्तों तक, और खासकर अगर आप बड़ा सामान खरीद रहे हैं, आप उसी ब्रांड को 3-4 जगह से, अलग अलग ब्रांड, और उस ब्रांड को 3-4 जगह से पता करके करें। जैसे अक्सर महिलाएं करती हैं, जब भी कहीं से सामान खरीदेंगे वो एक जगह से नहीं, वो 3-4 दुकानों से पूछ के लेती हैं। वो आदत यहाँ पर कारगर होने वाली है, क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि अगर किसी कंपनी ने शरारत करी है, किसी रिटेलर ने शरारत करी है, और ये खासकर संदीप उन आइटम्स में मैं कह रहा हूं जिसमें आपको इनवॉइस बनती है और नीचे एसजीएसटी, सीजीएसटी चार्ज हुआ दिखता है, वहां पर आप इसको तुरंत तो पकड़ मतलब सकते हैं। ये आपने पब्लिक अवेयरनेस के लिए, ये जनता के लिए, कंज्यूमर्स के लिए एक बेहद अहम सलाह, 2-4 जगह ठोक बजाकर वो चीज़ें लेना 22 सितंबर से जब ये नई व्यवस्था लागू होगी। तो सुधार तो हुआ है, आपकी मेरी ज़िंदगी में कितना सुधार होगा लग जाएगा, आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। आज इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।